हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में जानकारी लेंगे। गुर्जर प्रतिहार राजवंश, पाल राजवंश और राष्ट्रकूट राजवंश, इन तीनों राजवंशों के बीच में आपसी संघर्ष था कनौज के महत्व को लेकर, यानी कि कनौज पर अधिकार के लिए जो हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था, कनौज का संघर्ष या कनौज का महत्व। तो उसमें जो कनौज के संघर्ष में जो तीन राजवंशों ने भाग लिया था, गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, तो उसमें से हम लोग आज गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हम लोग के लिए गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा वंश? गुर्जर प्रतिहार वंश। कहते हैं अग्निकुल का सिद्धांत भारतीय इतिहास में काफ़ी फेमस है। किसका सिद्धांत? अग्निकुल। कहते हैं अग्निकुल का जो सिद्धांत है, इससे राजपूतों का उदय हुआ था। जो पृथ्वीराज रासों की रचनाकार चंद्रवरदाई के द्वारा यह कहानी को गढ़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि अग्निकुल के द्वारा 4 राजपूतों का उदय हुआ, जिनमें सबसे फेमस प्रसिद्ध राजपूत वंश कौन हुआ? प्रतिहार राजपूत वंश, गुर्जर प्रतिहार राजपूत वंश। देख रहे हैं, अग्निकुल के राजपूतों में सबसे प्रसिद्ध राजपूत वंश कौन सा? गुर्जर प्रतिहार राजपूत वंश। कहते हैं इस वंश का उल्लेख सर्वप्रथम पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति के रूप में किया गया है। किसके अभिलेख में? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। प्रतिहार राजवंश का यानी कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक होंगे हरिश्चंद्र। कौन? हरिश्चंद्र। लेकिन प्रथम महत्वपूर्ण शासक जो इस साम्राज्य को एक अलग रूप देने का काम करेगा, इस वंश को, वो होंगे नागभट्ट प्रथम। कौन होंगे? नागभट्ट प्रथम। इनका शासनकाल 730 ईस्वी से 756 ईस्वी। कितना? 730 से 756 ईस्वी। लगभग इन्होंने कितने वर्ष शासन किया? 26 वर्षों तक शासन किया, जो काफ़ी लंबा समय है। ठीक है, इनके जो कार्य हैं, ये इन्होंने अरबों से लोहा लिया। किससे? अरब। जो अरब से जो आक्रमण हुआ, उसे क्या किए? लोहा लिए। ठीक है, और चूंकि भारत पर जो उस समय आक्रमण हो रहे थे, विदेशी आक्रमण, वो पश्चिम से ही हो रहे थे, और इस पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहारों ने क्या किया? एक द्वारपाल की भूमिका निभाया विदेशी आक्रमणों के क्रम में, उसे पराजित करके, अरबों को पराजित करके पश्चिम भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना कर दी। वो शक्तिशाली राज्य कौन है? गुर्जर प्रतिहार राजवंश। ठीक है, अगला इनका जो उत्तराधिकारी होगा वत्सराज। बीच में कुछ कमजोर शासक होंगे, उसके बाद एक शासक आएंगे वत्सराज, जिनका शासन काल होगा 780 से 800 ईस्वी। लगभग 20 वर्षों का इनका शासन काल होगा। इतिहासकारों ने इसे वास्तविक संस्थापक का नाम दिया है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक का नाम दिया है। ठीक है, क्योंकि ये गुर्जर प्रतिहार वंश का शक्तिशाली शासकों में से एक है। शक्तिशाली शासकों में से एक है वत्सराज। कहते हैं कनौज पर जो त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ, उसमें संघर्ष में सबसे पहले किस वंश ने भाग लिया था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश में। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस राजा ने कनौज के संघर्ष में भाग लिया था? तो वत्सराज। कौन? वत्सराज। यानी कि कनौज के संघर्ष में, त्रिपक्षीय संघर्ष में, इन्होंने कनौज पर आक्रमण करके त्रिपक्षीय संघर्ष का शुरुआत कर दी। इसको शामिल नहीं कहिए कि शुरुआत कर दी, त्रिपक्षीय संघर्ष की क्या कर दी? शुरुआत कर दी। ठीक है, कहते हैं उस समय के जो महत्वपूर्ण राजवंश थे, पाल राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश के तो वत्सराज ही थे। पाल राजवंश, जिनके शासक धर्मपाल को वत्सराज ने पराजित करने का काम किया। यानी कि जो पाल वंश के महानतम शासक होंगे धर्मपाल, उनको पराजित करेंगे वत्सराज। लेकिन राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से वो पराजित हो जाएंगे। ठीक है, कभी राजकुष्ट वंश आगे आएंगे, कभी पाल वंश आगे आएंगे, कभी वत्सराज आगे आएंगे, माने गुर्जर प्रतिहार वंश आगे आएंगे कनौज के संघर्ष में। लेकिन शुरुआत जो करेगा गुर्जर प्रतिहार राजवंश, और अंत भी करेगा गुर्जर प्रतिहार राजवंश। ठीक है,
इनके जो उत्तराधिकारी होंगे पुत्र उनके नागभट्ट द्वितीय। कौन? नागभट्ट द्वितीय। इनका शासनकाल होगा 800 से 833 ईस्वी, लगभग 33 वर्षों का इनका शासनकाल है। ठीक है, ये क्या करेंगे? नागभट्ट द्वितीय कनौज पर अधिकार करके उसे प्रतिहार राजवंश की राजधानी बनाएंगे। प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाने का काम कौन करेंगे? गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक होंगे नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मिहिर भोज। मिहिर भोज कहते हैं ये प्रतिहार वंश के सबसे महानतम शासक होंगे। कौन से शासक? सबसे महानतम शासक, क्योंकि इनका जो कथा है वो भारतीय दंत कथाओं में काफ़ी प्रसिद्ध है और इस वंश का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक भी होंगे। इनका शासनकाल 833 से 885 ईस्वी, यानी कि लगभग इनका शासन रहेगा 52 वर्षों का। कितने वर्षों का? लगभग 52 वर्षों का। महत्वपूर्ण शासक होते हुए भी, शक्तिशाली शासक होते हुए भी ये जो है पाल शासक देवपाल से और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हो जाएंगे। देख रहे हैं ना, दोनों से पराजित होंगे। दोनों उस समय के महत्वपूर्ण राजवंशों के साथ युद्ध करेंगे और पराजित हो जाएंगे। भोज किस धर्म को मानते थे? तो वैष्णव धर्म को मानते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने आदि वराह की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि? आदि वराह, प्रभास की उपाधियां भी धारण की। ठीक है, कहने का मतलब राष्ट्रकूट शासक जो पराजित हो गए ध्रुव से, तो उसके बाद मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को पराजित करके अपने अपमान का बदला लिया और मालवा को भी प्राप्त किया। किसको प्राप्त किया? मालवा को भी प्राप्त किया। यानी कि अपने खोए हुए जो इनका क्या कहते हैं उसको, ताकत था और अपना सम्मान क्या किए? कृष्ण द्वितीय को जो राष्ट्रकूट के महत्वपूर्ण शासक से पराजित करके प्राप्त किया। महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम जो अगले गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा होंगे, जो मिहिर भोज के पुत्र भी होंगे। इनका शासनकाल महेंद्रपाल प्रथम, इनका शासनकाल 1885 से 910 ईस्वी, यानी कि 25 वर्षों का शासनकाल। कितना? 25 वर्षों का शासनकाल। इन्होंने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को पराजित करेंगे। किसको? इंद्र तृतीय को। इंद्र तृतीय को पराजित कौन करेगा? तो महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम के बारे में और भी कहा जाता है कि इन्होंने परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजा धीराज, महाराजा की उपाधि धारण की थी। परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, महेंद्रपाल प्रथम का जो शासनकाल था, महेंद्रपाल प्रथम का जो शासनकाल था, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने राज का, जहां साम्राज्य का विस्तार करने का काम किया, वही इनके शासनकाल में इनके राज दरबार में, राजसभा में एक राजगुरु थे राजशेखर, जो उस समय के महानतम विद्वान थे, महानतम जैन विद्वान राजशेखर। इनकी देखिए प्रसिद्ध रचना है कुछ, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश, हरविलास। एग्जाम में पूछे भी गए हुए हैं, हरविलास किसकी रचना है? राजशेखर की। राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। ठीक है, किस वंश के संबंधित थे? तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित थे। ठीक है, काव्य मीमांसा जैसे प्रसिद्ध जैन ग्रंथ किसके द्वारा रचित किए गए थे? तो राजशेखर, जो महेंद्रपाल प्रथम के राज दरबार में राजगुरु के पद पर आसीन थे। ठीक है, कहते हैं राजशेखर जो समय के महानतम विद्वान थे, जैन विद्वान थे, उनको महेंद्रपाल प्रथम और महेंद्रपाल प्रथम के जो पुत्र थे महीपाल, दोनों का संरक्षण प्राप्त हुआ था।
दोनों का संरक्षण। ठीक है, अब आते हैं हम लोग महेंद्रपाल प्रथम के जो पुत्र थे महीपाल। महीपाल, इनका शासनकाल है 912 से 943 ईस्वी, यानी कि लगभग 31 वर्ष। जो कुछ महत्वपूर्ण शासक नहीं होते हैं राजवंश के, कमजोर होते हैं, उनका नाम हम लोग नहीं लिखते हैं क्योंकि ये बोझिल सा हो जाएगा। इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ठीक है, कि अल मसूदी जो इराक की राजधानी बगदाद के रहने वाले थे और इंडिया में आए थे 915-16 की ईस्वी में। ठीक है, अल मसूदी ने अपने रचना काल में महीपाल का भी वर्णन किया है। राजशेखर वही जो प्रसिद्ध गुरु होंगे, राजगुरु, गुर्जर प्रतिहार राज दरबार में, महीपाल को आर्यावर्त का महाराजा धीराज कहा है। क्या कहा है? महाराजा धीराज। तो आर्यावर्त क्या है? उत्तर भारत को आर्यावर्त कहा जाता है। जो नर्मदा नदी के यानी विंध्याचल पर्वत के उत्तर में और हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो इंडिया का हिस्सा पड़ता है उसे कहते हैं आर्यावर्त। ठीक है, 963 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने प्रतिहार शासक को पराजित कर दिया। प्रतिहार शासक को, जो उस समय प्रतिहार शासक कमजोर शासक थे, वो उसको क्या कर दिया? पराजित कर दिया। जिसके बाद क्या हुआ? गुर्जर प्रतिहार राजवंश का जो नींव था ना, वो जड़ से हिल गया और धीरे धीरे कमजोर होते चला गया। ठीक है, उसके बाद महमूद गजनबी का जब भारत पर आक्रमण होगा तो 1018 ईस्वी में महमूद गजनबी ने उस समय के गुर्जर प्रतिहार शासक राजपाल को पराजित करेगा। उसके बाद 1019 में उसके पुत्र त्रिलोचन पाल को पराजित करेगा। कहेंगे एक तरह से गुर्जर प्रतिहारों का यह अंत शाही हो जाएगा। देखें ना, गुर्जर प्रतिहारों का यह अंत शाही हो जाएगा, लेकिन तब पर भी इसका एक वंशज होगा जो यशपाल, इस वंश का अंतिम शासक होगा। यह 236 ईस्वी तक राज करते रहेगा। कब? 236 ईस्वी तक। गुर्जर प्रतिहार जो भारत के पश्चिम भाग में थे, तो गुर्जर प्रतिहारों ने विदेशी आक्रमणों से भारत की रक्षा सदैव करते रहे, क्योंकि भारत पर जो भी आक्रमण होते थे तो पश्चिम भारत से ही होते थे। जब तक गुर्जर प्रतिहार राजवंश मजबूत रहा, भारत पर विदेशी आक्रमण को इसने संरक्षित करके रखा। ठीक है, लेकिन जब ही ये कमजोर हो गया तो भारत पर विदेशी आक्रमण का एक श्रृंखला सी बन गई। जैसे देखते हैं, मोहम्मद गजनबी ने भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण किया, मोहम्मद गोरी, उसके बाद दिल्ली में सल्तनत काल का शुरुआत ही हो गया। कहते हैं अगर एक कनौज का संघर्ष नहीं होता तो तीनों राजवंश काफी मजबूत होते और भारत पर विदेशी आक्रमण नहीं होता। ठीक है, अब गुर्जर प्रतिहार के बारे में जान लीजिए। गुर्जर प्रतिहार शासकों के पास उस समय भारत के जो थे सर्वश्रेष्ठ अश्वारोही सैनिक थे। सर्वश्रेष्ठ अश्वारोही सैनिक थे, मतलब घोड़े पर घुड़सवारी करने वाले सैनिक थे। क्योंकि जो पश्चिम भारत से, मध्य एशिया से और अरब से जो घोड़े का व्यापार होता था, तो ये प्रतिहार राजवंशों के थ्रू ही होता था, उनके द्वारा ही होता था। जो भारतीय व्यापार का काफ़ी महत्वपूर्ण अंग था घोड़े का व्यापार। और भारत में जो घोड़े का आयात होता था, कहाँ से होता था? मध्य एशिया और अरब से। कहाँ से? मध्य एशिया और अरब से। ठीक है, तो ये जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा की है, इस वंश के प्रथम शासक हरिश्चंद्र और इस वंश के अंतिम शासक यशपाल, यानी कि 1036 में आके इस वंश का नामो निशान सा मिट गया। अब अगले क्लास में हम लोगों पाल वंश के बारे में जानकारियां इकट्ठा करेंगे, जो कनौज संघर्ष के अगले राजवंश होंगे।